हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं हाशिया करंट की समझ। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम लोग डिटेल से समझेंगे और इसके जो कुछ कीवर्ड्स थे वो मैं पहले ही लिखवा चुकी हूँ। सो उनको आपको ओपन करके आपके सामने रख लेना है। जब भी कहीं पे आएंगे तो आपको वहाँ पे अपने नोट्स में देखना है कि हाँ इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, अब यदि हम यहाँ पे बात करते हैं कि सामाजिक रूप से हाशिए पर होने का क्या मतलब होता है, तो सामाजिक रूप से आपको पता है कि समाज में हम सभी लोग रहते हैं। ठीक है, समाज हमारा जो है वो कई जाति धर्मों से मिलके बना, कई वर्गों से मिलके बना, कई समुदायों से मिलके बना है। यहाँ पे तभी समाज होता है। ठीक है, क्योंकि एक आदमी यदि है तो वो सिर्फ एक सिंगल आदमी होगा, एक इंसान है, एक नागरिक है। उसके बाद एक से दो होते हैं, दो से तीन होते हैं, घर बनता है, घर से परिवार बनता है, परिवार से हमारा मोहल्ला बनता है, मोहल्ले से हमारा गांव बनता है, गांव से हमारा जिला तहसील बनता है, तहसील से जिला बनते हैं, जिले से हमारा राज्य बनता है और राज्य से हमारा पूरा देश बनता है और देश हमारा जो है वो पूरा समाज ही है एक तरह का। ठीक है, हमारे देश में जितने भी लोग रहते हैं वो सामाजिक स्तर पर सभी लोग मतलब ये माने जाएंगे कि हम एक समाज में रह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा हाशिए का यदि कोई रीज़न है कि कोई भी जाति धर्म वर्ग समुदाय को हाशिए पे रखा जाता है, वो सिर्फ सामाजिक कारणों से ही रखा जाता है। और यहाँ पे देखेंगे कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो इसमें क्या होते हैं, मतलब इनको प्रताड़ित किया जाता है। यहाँ पे कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले क्या बताया गया है कि आप कापियों में मतलब कि कापियों के जिन पन्नों पर लिखते हैं उनकी बाईं ओर खाली जगह होती है। ठीक है, तो हम जब भी कापी में लिखते हैं आपको पता होगा हमारे कापी का यानी कि नोट्स का फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो इस तरह की जो नोट्स होती है लाइनिंग बनी होती है। यहाँ पे आपको इतना क्या होता है, इधर साइड ये बायां साइड है हमारा, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, थोड़ा सा स्पेस खाली रहता है। अभी आप अपनी नोट्स निकाल के देखिए, यदि आप लिख रहे हो प्लेन पेज में, ठीक है, A4 साइज के पेज पे आप लिख रहे हो तो वहाँ पे तो प्लेन होगा, आपको खुद से लाइनिंग बनानी पड़ेगी। लेकिन यदि आप कोई अपनी आपके पास कॉपी हो या नोट्स हो, उसको आप निकाल के देखिए, रफ में भी वैसी लाइनिंग शायद ही मिले, लेकिन कॉपियों में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो वहाँ पे आप जब देखेंगे तो यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा समझाया जा रहा है कि कॉपियों के पन्नों में भी बाईं ओर क्या होती है, खाली जगह होती है जहाँ आमतौर पर लिखा नहीं जाता है। ठीक है, वहाँ पे हम नहीं लिखते हैं, उससे पन्ने का हाशिया कहा जाता है। यानी कि उसे हम क्या कह सकते हैं, एक पन्ने का हाशिया मतलब कि कह सकते हैं कि एक छोटा सा हिस्सा जिसका हम कोई भी उपयोग नहीं कर रहे हैं, ये बेचारा हाशिए में पड़ा हुआ है। ठीक है, अभी आगे पूरा समझ पढ़ते हैं, उसके बाद ही समझ में आएगा आपको। तो इसमें होता क्या है कि कुछ ऐसा ही समाज में भी होता है। हाशियाई का मतलब होता है कि जिसे किनारे या हाशिए पर ढकेल दिया गया हो। ठीक है, यानी कॉपी के पन्ने का एग्जाम्पल आपको क्यों लिया गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जिसे क्या होता है, समाज में भी हाशिया होता है और यहाँ पे हाशियाई का मतलब क्या होता है आपको लिखना है, हाशिया लिख लेना है और उसके आगे हेडिंग करके लिखना है आपको, यानी डैश करके, कि इसका मतलब होता है कि जिसे किनारे या हाशिए पर ढकेल दिया गया हो समाज के द्वारा। ठीक है, ऐसे में वह व्यक्ति चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता। यह एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने अपनी कक्षा या खेल के मैदान में भी कभी ना कभी महसूस किया होगा। ठीक है, अगर आप अपनी कक्षा में ज़्यादातर बच्चों जैसे नहीं हैं, यानी अगर संगीत या फिल्मों में आपकी रुचि अलग तरह की है, अगर आपका बोलने का ढंग औरों से अलग है, अगर आप औरों की तरह गपशप में ज़्यादा मज़ा नहीं लेते हैं, अगर आप वह खेल नहीं खेलते जो ज़्यादातर बच्चे खेलना चाहते हैं, अगर आपका पहनावा अलग तरह का है, तो इस बात की गुंजाइश बढ़ जाएगी कि आपके संगी साथी जो संगी होंगे या साथी होंगे आपके या फ्रेंड्स होंगे,
वो क्या करेंगे, आपको अपने बीच का या कि नहीं मानेंगे। इस तरह आप अक्सर यह महसूस करते हैं कि आप औरों से अलग हैं। गोया आपकी कही बात, यानी कि हम बात करते हैं तो गोया आपकी कही बात, आपके एहसास, आपकी सोच और आपका व्यवहार सही नहीं है या औरों को पसंद नहीं है। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे हाशिए का मतलब समझ रहे हैं और इसमें सीधे तौर पे जो कॉपी का एग्जाम्पल लेके समझाया गया है कि यहाँ पे इस ना बहुत छोटा सा भाग जो होता है उसको हम किनारे ढकेल देते हैं। ठीक है, यानी कि किनारे की ओर छोड़ देते हैं या ढकेल देते हैं, मतलब समाज से थोड़ा अलग कर देते हैं। जैसे कि आप स्कूल में ही देखते हो, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है कि जैसे हम स्कूल में भी देखते हैं कि जब हम जाते हैं और हो सकता है कि जितने मतलब हमारे सभी फ्रेंड्स हैं जो काफ़ी एक्टिव रहते हों हर चीज़ में और हम नहीं रहते हों काफ़ी एक्टिव, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि वो हमको किनारे छोड़ के आगे निकल जाते हैं और हम वहीं पे रह जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं हमको ये एहसास होता है कि हम इनसे कमज़ोर हैं या हम इनकी तरह नहीं बन सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हमारे अंदर बहुत सी कमियां हैं, भले ही हमारे अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट हो, लेकिन जब हम देखते हैं ऐसा तो कहीं ना कहीं मन में थोड़ी देर के लिए तो हमारे अंदर ये आ ही जाता है कि हम में वो काबिलियत नहीं है या वो क्वालिटी नहीं है जो इन लोगों में है। ठीक है, ये लोग हमसे बहुत महान हैं, हम बहुत निकृष्ट हैं, बहुत ही निवल कमज़ोर है, तो ये हमारे मन में आ जाता है और यही होता है हमारा हाशिया। यानी कि हम एक हाशिए पे खड़े, हमको सबसे अलग कर दिया गया। यानी कि हमारे 10 फ्रेंड है वो सब एक जैसा वर्क करते हैं, काम करते हैं, खेलना सबको पसंद है, फुटबॉल खेलना सबको पसंद है, सबको गाना गाना पसंद है, सबको दौड़ना पसंद है, सबको घूमना पसंद है। पर तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको सिर्फ पढ़ना पसंद हो, आपको किसी से गपशप करने का कोई मतलब ना हो, तो वहाँ पे आपसे ज़्यादा लोग बातें नहीं करेंगे। और यदि आप लोग उस स्कूल में तो सभी पढ़े हैं, ठीक है, बिल्कुल सभी के साथ ऐसी कंडीशन आई होगी। यदि आप ज़्यादा गपशप करते हो तो आप उन सभी में शामिल हो जाते हो, लेकिन जो भी उस क्वालिटी के नहीं है, यदि आप में से भी होंगे तो आपको बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से ये एग्जाम्पल सुनते ही समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो कक्षा की तरह समाज में भी ऐसे समूह या समुदाय हो सकते हैं जिन्हें इस तरह की बेदखली का एहसास रहता है। उनके हाशियाकरण की वजह यह हो सकती है कि वे एक अलग भाषा बोलते हैं, अलग रीति रिवाज अपनाते हैं या बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म के हैं। वे अपनी गरीबी के कारण सामाजिक हैसियत में कमतर माने जाते हैं या कि माने जाने की वजह से और शेष लोगों के मुकाबले कमतर मनुष्य के रूप में देखे जाने की वजह से खुद को हाशिए पर महसूस करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम क्लास की बात करते हैं कि मतलब कहीं ना कहीं कमजोरी होती, कमियां हमको दिखाई देती है, उसी तरह हमारा क्या होता है कि समाज भी है। और समाज में भी क्या होता है कि बहुत सारे, आपको पता है कि हमारा जो देश है विविधताओं वाला देश है और यहाँ पे हम यदि बात करते हैं तो अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं, अलग अलग रीति रिवाज मानने वाले लोग हैं, बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले यानी कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय के भी लोग हैं। और ये जो वर्ड मैं बोल रही हूँ इनका मीनिंग हम लोग अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो इसमें यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे बहुसंख्यक और अल्प समुदाय के जो लोग होते हैं उनके द्वारा भी बहुसंख्यक के द्वारा अल्पसंख्यकों को दबाया जाता है। अब अमीरी गरीबी के कारण भी क्या होता है कि मतलब उनको कमतर माना जाता है। ठीक है, जो अमीर है तो उनको आप बिल्कुल, ये सारी बातें हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट होती है और हम कहीं ना कहीं इसके शिकार होते हैं, हम महसूस करते हैं। ठीक है, यदि हम अमीर हैं, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, हमारे द्वारा किसी व्यक्ति को दबाया जाएगा। यदि हम गरीब हैं तो किसी अमीर व्यक्ति के द्वारा हमको दबाया जाएगा। यदि हम अच्छे नहीं दिखते हैं तो किसी खूबसूरत के द्वारा हमारी इंसल्ट की जाएगी और यदि हम अच्छे दिखते हैं तो हमारे द्वारा किसी बदसूरत की इंसल्ट की जाती है। और ये बिल्कुल होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं करने वाले और जिनके साथ होता है वो दोनों ही हम होते हैं। और ये बात आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। यहाँ पे हम कहते हैं कि बहुत सी कमियां हैं, बहुत से यहाँ पे अपवाद हैं, बहुत ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं सब में शामिल यदि कोई है तो वो लोग हम हैं। समाज में हम लोग रहते हैं और हम लोगों में ही कमियां हैं।
ठीक है, अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, क्योंकि आप यहाँ पे अंदाज़ा लगाइए कि होता क्या है। यहाँ पे यदि कोई व्यक्ति अमीर है वो भी इंसान है, ठीक है, हमारे जैसे ही इंसान है। कोई व्यक्ति गरीब है वो भी इंसान है, हमारे जैसे ही नॉर्मल इंसान है, ठीक है। आपके पास ज़्यादा पैसा, आप अपनी ज़्यादा इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, जिसके पास कम पैसा वो कम इच्छाओं की पूर्ति करेगा, लेकिन है तो दोनों ही इंसान ना, भगवान के बनाए हुए सबको ही है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम में कुछ ज़्यादा एटीट्यूड आ जाएगा, किसी में जो बहुत कमज़ोर है वो अपने आप को बहुत नीचे समझते जाएंगे, और वजह कौन है? हम हैं, ठीक है। यदि हम गरीब हैं तो हम अमीरों के पैरों के तले दबते जाते हैं, और यदि अमीर है हमारे द्वारा गरीब दबते जाते हैं, और ये बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे जब हम सुधरेंगे तभी हमारा देश सुधरेगा, और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता मुझे नहीं दिखता कि हमारे पीएम जी कुछ कर लेंगे, हमारे सीएम जी कुछ कर लेंगे। नथिंग इम्पॉसिबल, ठीक है, कभी भी ये इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, जब तक हम नहीं आगे बढ़ेंगे। तो उसके और समाज में हम ही लोग रहते हैं, कोई दूसरा नहीं रहने आता है, ठीक है। यहाँ पे डायनासोर आके समाज में हमारे नहीं रह रहा है, हम ही लोग रह रहे हैं, और हम ही लोग अच्छा भी कर रहे हैं और बुरा भी कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करें तो कई बार क्या होता है कि हाशियाई समूहों को अलग, दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। फासले और अलग थलग किए जाने का यह एहसास समुदायों को संसाधनों और मौक़ों का फ़ायदा उठाने से रोक देता है। फलस्वरूप हाशियाई समुदाय अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में चूक जाते हैं, ठीक है। यानी कि क्या हुआ, ये जो मैं पढ़ रही हूँ बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझिएगा, क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है, और हमारे एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हाशियाई समूह हम सभी का बिल्कुल ड्रीम होता है, करें चाहे ना करें, बनने के बाद तो खैर कोई नहीं करता है, लेकिन हाँ ये है कि बनने से पहले बहुत लंबे लंबे ड्रीम होते हैं। हम बनेंगे तो गरीबों के लिए बहुत अच्छा करेंगे, बच्चों के लिए बहुत अच्छा करेंगे, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा करेंगे, और अच्छी बात है, रहना चाहिए, लेकिन उससे भी अच्छी बात होती यदि हम करते भी तो, ठीक है। बनने के बाद हमारे अंदर वही पॉजिटिव एटीट्यूड रहता कि यदि हम इस पद पे आ गए हैं तो हम महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, गरीबों के लिए, जो हाशिए पे लोग खड़े हैं उनको हम बाहर निकालें। यानी कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा कि वो अपनी आवाज़ तक नहीं उठा सकते हैं, यानी कि आप छोटे से, यहाँ पे कौन इनकी आवाज़ सुनेगा। यहाँ इतनी भीड़ खड़ी है, इतनी ज़्यादा यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे भीड़ लगी हुई, ठीक है, बहुत से आपको सीढ़ी दिख रहे हैं, यहाँ पे भीड़ इतनी है, और यहाँ पे 2-4 लोगों को आप हाशिए पे रख देते हो, इनकी आवाज़ कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनता, और इसी कारण ये हाशिए पे लगातार बने रहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी कोई आवाज़ ही नहीं सुनता है, और ना तो ये बोल पाते हैं। और हमारा ड्रीम यही होता है कि हम चाहेंगे तो इनको ऊपर लाएंगे, लेकिन फिर खैर वो तो बात की बात है, ठीक है। आई होप कि आप सभी बन जाएं, उसके बाद जो भी करना होगा वो आपका ईमान जानेगा। अब हम बात करते हैं उन्हें समाज के ऐसे ताकतवर और वर्चस्वशाली तबकों के मुकाबले शक्तिहीनता और पराजय का एहसास रहता है, जिसके पास ज़मीन है। अब एक एग्जाम्पल और समझिए, ठीक है, जिसके पास ज़मीन है, धन दौलत है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और राजनीतिक रूप से ज़्यादा ताकतवर हैं। इसका मतलब ये है कि हाशियाकरण किसी एक ही दायरे में महसूस नहीं होता। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी दायरे में समाज के कुछ तबकों को हाशियाई महसूस करने के लिए विवश करते हैं, ठीक है। यानी कि हम जब भी कुछ भी पढ़ते हैं, आप चाहे हिस्ट्री पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, जियोग्राफी पढ़ो, यहाँ पे एक फंडा आप अपना लो कि वहाँ पे जब भी हमसे कोई पूछा जाता है कि कोई भी क्वेश्चन आ रहा, ठीक है, पॉलिटी से रिलेटेड हमारे कोई क्वेश्चन आ रहा कि हाशियाकरण का आप अर्थ समझाइए, या कैसे कैसे लोग प्रभावित हो रहे हैं इसमें से, वर्तमान समय में इसकी स्थिति क्या है, हमको सीधे सीधे क्या लिख देना है, आपको इतने पॉइंट बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है कि पहला हो गया हमारा सामाजिक कारण। सामाजिक कारण मतलब जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वर्ग के आधार पर। आर्थिक कारण, अमीरी गरीबी, ऊंच नीच का भेदभाव। फिर उसके बाद धार्मिक कारण,
मतलब कि धर्म में जो भी है हिंदू मुस्लिम जो भी धर्म होते हैं, राजनीतिक कारण यानी कि राजनीति में जो ज़्यादा वर्चस्वशाली हैं, जिनका ज़्यादा वर्चस्व है, और उसके बाद जो कि कम वर्चस्वशाली हैं उनको दबाया जाता है। तो बस हमको इतना याद रखना है मेन रूप से। यदि इतनी बातें हमको कहीं भी याद रखती है, हमेशा आपको बस इतना। अब हास्यकरण में पूरा आप इतना लिख देते हो, आपका आंसर ख़त्म हो जाएगा कि एक सामाजिक रीजन हो गया, जाति धर्म वर्ग के आधार पर। उसके बाद हो गया आर्थिक रीजन हमारा हो गया अमीरी गरीबी ऊंच नीच का। उसके बाद धार्मिक आधार हमारा हो गया हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म ये जो भी माने जाते हैं, और राजनीतिक कारण आप लिख देते हो। ठीक है, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल फिट फॉर फाइन हो जाएगा, और वहाँ पे आप कंक्लूजन लिख के अपना आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बातें हमको याद रखनी है। और यहाँ पे सीधे तौर पे भी बताया गया है कि किसी एक के कारण नहीं होता, समाज एक के कारण बनता ही नहीं है। तो समाज में हास्यकरण एक के कारण कैसे होगा? ऐसा तो नहीं है कि समाज सिर्फ अमीरों का समाज है, या हम ऐसा कह दें कि समाज सिर्फ पॉलिटिक्स का है, या कि हम ऐसा कह दें कि यहाँ पे समाज सिर्फ, यदि हम बात करते हैं तो धर्म के आधार पर ही चलता है। तो हमारा जो समाज है वो कई तरह से मिलके बना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये सारे पॉइंट इंक्लूड करते हैं, तभी हमारा एक बेहतर आंसर कंप्लीट भी होता है। और इसलिए हमको ये सारी बातें ध्यान में रखनी होगी। और हाशिए में जब भी लोग आएंगे तो इन्हीं सारी कारणों से आएंगे, इन्हीं सारे जगहों से आएंगे। ठीक है, क्योंकि हम नहीं कह सकते किसी को, यदि हम अमीर है, हमारे द्वारा कोई गरीब को दबाया जा रहा है, वो भी हाशिए पे खड़ा है। यदि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम को दबा रहा है, वो भी हाशिए पे खड़ा है, या कोई मुस्लिम हिंदू को दबा रहा है, वो भी हाशिए की ही मतलब श्रेणी में गिना जाएगा। तो ये बात आपको आई होप कि समझ में आ गई होगी। और यदि नहीं समझ में आई तो एक बार फिर से वीडियो देखिएगा और फिर समझिएगा कि क्या है। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं कि इस अध्याय में आप 2 ऐसे समुदायों के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें आज भारत में सामाजिक रूप से हाशिए पर माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम 2 समुदायों के बारे में केस स्टडी करेंगे, और जिसमें हम देखेंगे, ये मत समझिएगा यहाँ पे हम एथिक्स भी कंप्लीट करते जा रहे हैं साथ साथ। ठीक है, हमारे सिलेबस में एक यूनिट 4 का, यानी कि हम बात करें तो जो हमारा पेपर 4 है एथिक्स का होता है, और एथिक्स भी कहीं ना कहीं से हम कंप्लीट करते जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी नैतिकता जो होती है, हमारे नैतिक गुण जो होते हैं, एक प्रशासनिक अधिकारी के नैतिक गुण क्या होने चाहिए, वो भी हम साथ साथ यहाँ पे अपना कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसलिए आपको आई होप कि सिलेबस तो सभी को रटा होगा, और यदि नहीं रटा है तो आज के लिए आपको होमवर्क है, आप सभी सब्जेक्टों का, यानी कि पेपर 1 से लेके पेपर जितने हैं हमारे 3-4 तक, वो सारे पेपर आपको सिलेबस आज रटना है। क्योंकि जब तक आप सिलेबस नहीं रटोगे ना, कुछ नहीं होगा। हम पढ़ रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं, आपको लग रहा है ये कहाँ से बकबक कर रही है, कहाँ का बोल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए जब भी हम पढ़ें तो आपको ये आना चाहिए। ठीक है, यदि आपको सिलेबस रटा है, पेपर 1 का भी रटा है, जीएस पेपर 1 का, जीएस पेपर 2 का, जीएस पेपर 3 का, जीएस पेपर 4 का, वहाँ पे जब भी मैं यहाँ पे हास्यकरण की बात कर रही हूँ, ठीक है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से, आपको वहाँ पे तुरंत माइंड में आएगा कि यहाँ पे हम एथिक्स में भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं, इसको हम अपने पॉलिटी के चैप्टर में तो पढ़ ही रहे हैं, वहाँ पे भी इंक्लूड कर सकते हैं, और भी कहाँ पे ये हो सकता है तो वहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, इनको इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको सिलेबस रटना है, और कमेंट बॉक्स में मुझे ईमानदारी से कमेंट करके बताना है कि आप में से कितने लोगों ने ईमानदारी से सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। इसके बात करें यदि, तो इसमें ये जो 2 कहानियाँ लिखी गई हैं, चित्रपट कथा के माध्यम से समझाया गया है। यहाँ पे है आदिवासी और हास्यकरण। ठीक है, यानी कि सबसे पहले क्या बात की गई है कि आदिवासी और हास्यकरण, जो कि हमारे अभी हमने बात की ना कि 2 समुदायों को रखा गया है। अब इनमें से हम देखते हैं कि पहला है आदिवासी। तो इसमें बात करें, दिल्ली में एक आदिवासी परिवार है। ठीक है, सोमा और हेलेन दादी जी, मतलब कि दादाजी के साथ बैठकर टेलीविज़न पर गणतंत्र दिवस की परेड देख रही हैं। उसके बाद होता क्या है कि अरे देखो आदिवासियों की नाव, ये गणतंत्र दिवस की आप परेड देखते हो, वहाँ पे देखते भी हो 26 जनवरी को जो होता है ये, तो उसमें बहुत अच्छी परेड होती है। ठीक है, जब हम देखते हैं तो बहुत प्राउड फील होता है। हर एक स्टेट से जो भी उनका राष्ट्रीय मतलब कि राज्य के नृत्य वगैरह होते हैं, जो भी
माने जाते हैं कि विशेष रूप से हैं, वो सब पेश किए जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। बहुत सारी तोपें पेश की जाती हैं, सब कुछ वहाँ पे लाया जाता है। तो आप लोग गणतंत्र दिवस की जो परेड होती है वहाँ पे यदि आप टीवी देखते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 राज्यसभा और लोकसभा टीवी ही देखिए, उसके अलावा कुछ मत देखिए, क्योंकि वहाँ पे ही आपको सही न्यूज़ दिखाई जाएगी। अदरवाइज सब अपना बढ़ा रहे हैं, जो भी है अपना रुतबा बढ़ा रहे हैं, ठीक है वहाँ पे, और उसका कोई फ़ायदा नहीं है देखने का। वो सब यानी कि किसी न किसी राजनेता के पक्ष में ही बोलते रहते हैं। खैर वो उनका अपना काम है, लेकिन हम एक प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक स्टूडेंट हैं और बहुत अच्छे पोस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसलिए हमको वहाँ जाना चाहिए जहाँ बहुत ही सटीक और थोड़े से में बहुत ज़्यादा जानकारी मिल जाए। हमें ऐसे नहीं भटकना कि हम आज तक देख रहे हैं, दुनिया भर का जितना भी टीवी भी चैनल आ रहे हैं न्यूज़ के, वो सब देख रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है उनको देखने का, ठीक है। उनमें बस यही रहता है कि उसने उसको मारा, उसने उसको काटा, उसने उसको किया, ऐसा वैसा दुनिया भर का जो भी होता है। तो इसलिए आप वो 2 चैनल होते हैं, बहुत अच्छे चैनल हैं। हालांकि अभी आप न्यूज़ पढ़े होंगे तो दोनों को ही मर्ज कर दिया गया है, लेकिन आप देखोगे तो वहाँ पर आपको सही और अच्छी जानकारियाँ मिलेगी आपसे के एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक है, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। तो यहाँ पर ये लोग भी टीवी देख रहे हैं और यहाँ पर क्या देख रहे हैं, देखो आदिवासियों की नाव जा रही है। दादू वे आदिवासियों को हमेशा नाचते गाते ही क्यों दिखाते हैं? ये लड़की पूछ रही है कि आप आदिवासियों को, मतलब कि जब परेड होती है तो आदिवासियों को हमेशा नाचते गाते ही क्यों दिखाते हैं? तो यहाँ पे दादू जो होते हैं इनके, वो क्या कहते हैं, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो उड़ीसा में हमारा गांव बहुत खूबसूरत हुआ करता था। हमें अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें अपने ज़मीन और जंगलों में ही मिल जाती थी। हम अब भी अपनी धरती, जंगलों और नदियों के बहुत कदर करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग बता रहे हैं, इस पे सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं। तो हाँ, क्या हमारे बारे में वे और कुछ भी नहीं जानते हैं? तो ये बता, मतलब कि एक पूछती है कि यहाँ पे आदिवासियों को हमेशा नाचते गाते हुए क्यों दिखाया जाता है, और दूसरी पूछती है कि हाँ, क्या हमारे बारे में वो लोग कुछ और नहीं जानते हैं कि बस नाचते गाते ही दिखाते हैं? तो दादू जी क्या कहते हैं, सही कहा तुमने, आदिवासियों की दुनिया बहुत समृद्ध है, ज़्यादातर लोगों को इस बात का कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो इसके दादू जो थे वो बोलते हैं कि आदिवासियों की जो दुनिया है वो काफ़ी समृद्ध है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, और पता भी है तो जानना नहीं चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो दादू जी ने बताया कि हमारे ज़माने में बहुत सारी चीज़ें होती थी, हम लोग बहुत कुछ करते थे। अब यहाँ पे हम आगे बात करें तो इसमें बताया भी क्या है, तभी अचानक हमें बताया गया कि ये जंगल हमारे नहीं है। वन विभाग के अफसरों और ठेकेदारों ने बहुत सारा जंगल साफ कर डाला। अगर हम जंगली, मतलब कि जंगलों को बचाते तो वे हमारी पिटाई करते थे, हमें अदालत में घसीटा जाता था, वहाँ ना तो हमें वकील मिलता था और ना ही हम अपना मुकदमा खुद लड़ सकते थे, ठीक है। तो ये दादू बता रहे कि हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़मीन वगैरह थी, हम लोग अच्छे से वहाँ पे रहते थे, जो भी व्यवस्था है करते थे, लेकिन एक समय बाद क्या होता है कि जंगलों को काट दिया जाता है, ठीक है, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पाते। ये सारी कहानी आप डिटेल से समझिएगा। यहाँ पे ये जो चित्रपट कथा के माध्यम से ये जो केस दिए जाते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और हमको थोड़े से में बहुत बड़ी बात समझा के ये लोग चले जाते हैं। इसमें आगे क्या होता है कि तो फिर आपने अपनी जान कैसे बचाई? इन्होंने कहा कि हमको मारा पीटा जाता है यदि कुछ ऐसा करते हैं। तो इस लड़की ने पूछ रही कि आपने अपनी जान कैसे बचाई? तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं, इसमें क्या बात की गई है, हम में से बहुत सारे लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े। आसपास के कस्बों में जो काम धंधे समय समय पर मिल जाते, हम उन्हें करने लगे, ठीक है। यानी कि ये जब जंगल काट लेते हैं, वहाँ पे वो लोग रहते हैं, घर उनका नष्ट कर देते हैं, तो इनको सबको क्या करना पड़ता है, अपनी जान बचा के वहाँ से भागना पड़ता है, क्योंकि सुनते तो है नहीं। यदि आप बोलते हो तो आपको मारपीट करेंगे, वकील भी नहीं मिलता है, पैसा भी इतना नहीं होता। हमने देखा है इसके पहले क्लास में कि कितना ज़्यादा वकीलों का खर्चा वगैरह होता है। हालांकि यदि आपके पास वकील नहीं है तो गवर्नमेंट आपको वकील देती है, लेकिन खैर बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है, इसलिए कोई भी जाना नहीं चाहता। अब यहाँ पे क्या होता है, फिर अफसर आए,
उन्होंने कहा कि हमारी ज़मीन के नीचे लोहे के भंडार हैं, वे उसे निकालना चाहते हैं। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, कहते थे कि अगर हम अपनी ज़मीन उन्हें बेच दें तो वे हमें नौकरी व पैसा देंगे। ठीक है, कुछ गांव वाले बहुत खुश हुए, कुछ को लगता था कि इससे हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, तो कुछ ने तो कागज़ों पर अंगूठे के निशान भी लगा दिए। उन्हें पता नहीं था कि अंगूठे का निशान लगाकर वे अपनी ज़मीन बेच रहे हैं। मुट्ठी भर लोगों को उन्होंने मोटी यानी कि छोटी मोटी नौकरी पर रख लिया, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने अपनी ज़मीनें नहीं बेची। ठीक है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा लालच दिए कि हम आपको इतना पैसा देंगे, आपको ज़मीन के बदले में नौकरियां देंगे। लेकिन होता क्या है कि बस दिखावटी के लिए कुछ अपने ही लोगों को रख लेते हैं और उसके बाद कुछ भी नहीं देते हैं, और वहाँ पे इनकी ज़मीन भी ले ली जाती है। और बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने क्या किया, अपनी ज़मीन नहीं दी। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, फाइनल आदिवासी भूमि अधिग्रहण। तो ये जो अपना नारा वगैरह लिए हैं, लिखे हुए हैं, उसके बाद होता है यहाँ पे आगे की बात करें, तब उन्होंने हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी। जब जिन्होंने ज़मीन नहीं दी उनके साथ वो जो ठेकेदार वगैरह थे उन्होंने मारपीट शुरू कर देती है, हमें तरह तरह से धमकाने लगे। आखिरकार उन्होंने सबको अपने पुरखों की ज़मीन बेचने और छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी पूरी जीवन शैली का रातों रात नामो निशान गायब हो गया। यानी कि क्या बात की उन्होंने कि जब हम अच्छे मतलब कि उनकी बात नहीं मानते सही से, वो हमको मारने पीटने लगते हैं। क्योंकि यदि वो कोई भी रोड बना रहे हैं, कोई भी बांध बना रहे हैं और वहाँ पे उनको ज़मीन की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप सही तरीके से मान रहे हो तो ठीक है, कल भी मैंने आपको समझाया था। और यदि सही तरीके से आप नहीं मान रहे हो तो वो ज़बरदस्ती आपको निकाल ही देते हैं। क्योंकि वहाँ पे यदि आपके 10 घर वहाँ पे रोड़ा बन रहे हैं तो वो वहाँ पे साम दाम दंड भेद सारी ताकत लगा के पहले लालच देंगे, मानते हो तो ठीक है, नहीं मान रहे हम लोग तो वो फिर कुछ बदसलूकी के तौर पे कुछ किसी भी तरह से जैसे भी फिर हम चाहेंगे वैसे वो हटाते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पे ओ दादू और हमारी ज़मीन उसका। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोलती है कि ओ दादू और हमारी ज़मीन उसका। तो यहाँ पे क्या मतलब उसका क्या हुआ, तो ये बता रहे कि 30 एकड़ ज़मीन के बदले ठेकेदार ने हमें बस थोड़ा सा पैसा मिला। मैं अपने ज़्यादातर दोस्तों से उसके बाद फिर कभी नहीं मिल पाया। ठीक है, मतलब 30 एकड़ ज़मीन इनके पास थी, इनके लिए उसके लिए इनको कितना पैसा मिला, थोड़ा सा, यहाँ पे रकम नहीं बताई गई, नहीं तो वो भी हम देख लेते कितना मिला। ठीक है, तो इनको ये बता रहे हैं कि बस मुझे थोड़ा सा ही पैसा मिला था और सब लोग अलग अलग जगह पे चले गए, तो हम लोग किसी से कभी मिल भी नहीं पाते हैं। देन उसके बाद होता क्या है कि शहर में वे पैसे मुश्किल से थोड़े दिन चले। यानी कि जो पैसा मिला आपको, हम पैसे कितने दिन खाते हैं, हमारे पास यदि 1 लाख रुपए भी है, 1 करोड़ रुपए भी है, या 10 करोड़ है, या अरबों खरबों रुपए हैं, लेकिन यदि एक बार हम वो रुपए हमको मिल गए और हम कमाना बंद कर देते हैं, कमाई का सोर्स हमारे पास कुछ नहीं रह जाता है, तो यकीन मानिए आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल 5 साल चले गए। यदि बहुत आपके लाखों करोड़ों रुपए हैं आपके पास, तो हम 10 से 15 साल आसानी से खा सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, क्योंकि हम कमा नहीं रहे, सिर्फ गंवा रहे हैं। ज़मीन है, हमको वो हर साल उपज देगी, लेकिन हम ज़मीन को एक बार बेच के और उससे पैसा ले रहे हैं, तो हमारा पैसा कितने दिन चलेगा, कुछ ही दिन चलेगा। उसके बाद पैसा हमारा जहाँ का तहाँ चला जाएगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और ज़मीन जो है वो हमें हमेशा देती रहती है, इसलिए हमें ज़मीन कभी नहीं बेचनी चाहिए। और मेरा तो यही मानना है कि आप ज़मीन खरीद सकते हो तो खरीदो, लेकिन बेचने की कभी कोशिश मत करना। ठीक है, जिनके पास भी हो, हालांकि आप ज़मीन ही कहाँ बची है, इतनी ज़्यादा जनसंख्या हो गई है कि रहने के लिए तो ज़मीन नहीं है, खेती किसानी के लिए किसके पास ज़मीन होगी। बट जिसके पास भी है वो अपनी सुरक्षित रखे तो बेहतर होगा। ठीक है, तो इनको मतलब वही बता रहे हैं कि थोड़ा बहुत पैसा मिलता, वो भी ज़्यादा दिन नहीं चलता। हमारे पास रोजी रोटी का कोई साधन नहीं बचा था, हम सब किराए पर एक कमरे के मकान में रहने लगे अपनी बेखौफ ज़िंदगी, और उससे खुले माहौल को हमें बहुत याद आती थी। यानी कि बढ़िया वो बिंदास आराम से जंगलों में रहते थे, बिना किसी के डर के सब कुछ अपना आराम से करते थे, लेकिन वो सब उनको बहुत याद आता था, क्योंकि वहाँ से उनको क्या कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। ठीक है, कुछ साल बाद तुम्हारे पिता जी को दिल्ली में नौकरी मिल गई और हम यहाँ चले आए। वे बड़े कठिनाई भरे दिन थे, इसीलिए तुम दोनों
को भी हम कई साल तक स्कूल नहीं भेज पाए। ठीक है, यानी कि ये बता रहे हैं कि बहुत ही मुश्किल के दिन थे, इसलिए हम तुमको स्कूल भी नहीं भेज पाए थे। और यहाँ पे जब उनको घर से, किसी के भी घर से हो आप, जब वहाँ पे बसी बसाई दुनिया उजड़ती है किसी की, तब उस टाइम पे पता चलता है कि कितना बुरा हाल होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है कि मुझे स्कूल जाने से नफ़रत थी। कोई बता रहा है यहाँ पे, जो भी यहाँ पे बैठे हैं, कि मुझे स्कूल जाने से नफ़रत थी। हम पढ़ाई में इतने पीछे थे कि सारे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते थे। हम घर में संथाली भाषा बोलते थे, इसलिए हिंदी में बात ही नहीं कर पाते थे। ठीक है, ये क्या बता रहे हैं कि हम घर में संथाली भाषा बोलते थे। और ये हमारी संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें से एक भाषा ये भी है। ठीक है, तो आप उसमें यूपीएससी के पेपर में रहता है कि आप यदि यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित जितनी भी लैंग्वेज है आप किसी में भी दे सकते हो। हाँ, अपवाद स्वरूप इंग्लिश वर्णित नहीं है, हमारे 8वीं अनुसूची में इंग्लिश का वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, और ये मैंने आपको मतलब अपने वो दिव्य एजुकेशन चैनल जो है, यानी कि जो एक और चैनल है, उसमें मैंने समझाया भी है कि 8वीं मतलब जितनी भी अनुसूचियाँ हैं उनको डिटेल से करवाया है, वहाँ से जाके आप कवर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे भी आप लोग लिख लीजिए कि जो हमारी 8वीं अनुसूची है संविधान की, इसमें 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें संथाली भी एक है। ठीक है, हिंदी है, हमारी बहुत मतलब पूरी 22 भाषाएं हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप जो मेन यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है, याद रखने लायक है, वो है कि इंग्लिश को इसमें शामिल नहीं किया गया है। लेकिन हम यूपीएससी का पेपर आप देखते हो कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे ही ज़्यादातर निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें आप किसी भी, और बहुत से बच्चों का कन्फ्यूजन होता है कि हम किसी भी मतलब यदि हम अलग अलग लैंग्वेज के हैं तो क्या तमिल में, मराठी में, उर्दू में हम पेपर दे सकते हैं? तो बिल्कुल दे सकते हैं। जितनी भी हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं वर्णित हैं, उनमें से आप किसी भी लैंग्वेज में पेपर दे सकते हो। बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं, आप किसी भी लैंग्वेज में मेंस लिखिए। और यहाँ पे तो बहुत अच्छा सिस्टम है कि आप मेंस किसी भी में लिखिए, और इंटरव्यू आप चाहे हिंदी में दीजिए, चाहे उर्दू में दीजिए, चाहे आप इंग्लिश में दीजिए। ठीक है, तो इसमें कोई कंपलसरी नहीं होता कि हमने जिसमें अपना मेंस लिखा उसी में हम इंटरव्यू देंगे। उसी लैंग्वेज में आप जिसमें चाहें, यदि आपको इंग्लिश आती है तो वहाँ पे हम इंग्लिश से मेंस दे सकते हैं। बोलना नहीं आता तो हम हिंदी से इंटरव्यू दे सकते हैं। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग क्या करते थे, संथाली बोलते थे, इनको हिंदी तो आती नहीं थी। उसके बाद क्या होता है, लेकिन अब हमारे कुछ दोस्त बन गए हैं, मैं थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी बोल लेती हूँ। ये क्या बोल रही है कि अब हमारे धीरे धीरे दोस्त बन गए हैं और हम थोड़ा बहुत इंग्लिश भी बोल लेते हैं। काश मैं अपने दोस्तों को अपना गाँव बर्बाद होने से पहले दिखा सकता। ये लड़का बोल रहा है कि काश मैं अपने दोस्तों को अपना गांव बर्बाद होने से दिखा सकता। और यहाँ पे दादाजी बोल रहे हैं, तुम लोग अभी भी उन्हें अपने गांव के बारे में बता सकती हो, इससे वे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, यानी दादाजी क्या बोल रहे हैं। और यहाँ पे लड़की भी बोल रही है कि एक दिन मैं अपनी यानी आदिवासियों की कहानी पर एक फ़िल्म बनाऊंगी। तो ये तो भाई डायरेक्टर बनने की सोच रहे हैं कि मतलब हम फिल्म ही बना देंगे अपनी कहानी पे। तो यहाँ पे दादाजी क्या बोल रहे हैं कि तुम लोग जो है वो अपनी गांव की कहानी बताओ, ताकि बच्चों को सीख मिले उनसे कुछ, कि हमको सबसे पहली बात तो पर्यावरण नहीं नष्ट करना चाहिए, किसी का घर नहीं उजाड़ना चाहिए। आप बना रहे हो तो कहीं दूसरे जगह से आप बनाओ। लेकिन यहाँ पे यदि कुछ ऐसा होता है तो अब आपको पता ही होगा कि यदि हमको पूरा क्या करना, अपना टारगेट फिक्स करना है। ठीक है, यदि बांध बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, रेल की पटरियां बना रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ऐसे जिग-जैग करके हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और कर भी सकते हैं लेकिन वो लोग करना नहीं चाहते हैं, और इसीलिए ये सब होता है, और ये सब लगातार होता ही रहेगा। क्योंकि हमारे जो वर्चस्वशाली लोग हैं समाज के, तो वो सुधरने वाले हैं नहीं। यदि वो सुधर जाएगा तो फिर दुनिया ही सुधर जाएगी। ठीक है, तो उनका अब कुछ किया नहीं जा सकता है, वो लोग ऐसा करते ही हैं। लेकिन हम लोगों को उनका यदि विरोध करते हैं तो कहीं ना कहीं बचत होती है। आप चिपको आंदोलन बिल्कुल एग्जाम्पल है कि यदि वृक्षों को काटा जा रहा है, यदि कहीं पे आप लगा नहीं सकते तो काट क्यों रहे हो? जो जंगलों में बने हुए आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे मैं एमपी की ही बात बता रही हूँ। ठीक है, तो हम लोग जब स्कूल जाते थे, बहुत मतलब कि पूरे रास्ते में इतने पेड़ मिलते थे कि हर जगह पे पेड़ ही पेड़ रहते थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम की बात करें तो हर जगह घर ही घर दिखते हैं, पेड़ तो कहीं है ही नहीं।
यानी सब कुछ नष्ट कर दिया गया, ठीक है। तो हम जाते गए, देखते गए, सारा कुछ उसका जो भी स्वरूप था वो बदलता हुआ दिखाई दिया कि यहाँ पे तो जहाँ हर जगह पे पेड़ पौधे थे, जहाँ हर जगह पे हरियाली दिखती थी, वहाँ पे हम लोगों को यदि रुकना हो तो मुश्किल से 1-2 घर कहीं कहीं मिल जाते थे। लेकिन हर जगह पे कॉम्प्लेक्स बना दिए गए, दुकानें बना दी गई, घर बना लिए गए, पेड़ पौधे पूर्ण रूप से नष्ट कर दिए गए। अब कोई अपने घर में शौक के लिए एक गमले में लगा रहे हैं कि कोई फूल लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, कोई गुलाब के फूल लगा रहे हैं, उससे हमारा इन्वायरमेंट शुद्ध नहीं होता, आपके घर की खूबसूरती बढ़ेगी, अदरवाइज उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। बस उतना कर लेते हैं। आप देखते हो कि वहाँ पे जो पैसे वाले लोग होते हैं उनकी एक हैबिट होती है, ठीक है, बहुत मतलब दिखावटी की दुनिया वो ज़्यादा जीते, यानी सारे जंगल काट के आप घर बना रहे हो, अपना बढ़िया आलीशान बंगला बना लिए, और उसके बाद क्या कर रहे हैं कि बढ़िया छत में या बालकनी में गमले रख के उसमें से 4-5 फूल के पौधे उगा लेते हैं और वहाँ पे बड़ा खुश, और बालकनी में जाके बैठते हैं, बढ़िया अच्छी ताज़ी हवा लेते हैं, हरियाली देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और ये मानते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगा के रखे हैं। यदि पेड़ पौधे लगाना ही है तो आप अच्छे खासे पेड़ पौधे लगाइए, आम के लगाइए, इमली के लगाइए, बरगद के लगाइए, जिनसे हमको छाया भी मिले, फल भी मिले और हमारा इन्वायरमेंट भी शुद्ध हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, बस दिखावटी का है कि हर एक घर में आप देखोगे तो गमले मिल जाएंगे, वहाँ पे गुलाब के या और भी जो फूल होते हैं वो लगे होंगे, और बहुत बिल्कुल हम पेड़ पौधे लगा के रखते हैं, हरियाली हमारे घर में बहुत अच्छी खासी है, ठीक है। तो ऐसा होता है। आप सिटी में यदि रहते होंगे तो वहाँ पे आप देखते भी होंगे बहुत बुरी कंडीशन है। अब यहाँ पे और थोड़ा सा बात करते हैं। अभी आपने पढ़ा कि किस तरह है दादू को, मतलब कि उड़ीसा का अपना गांव छोड़ना पड़ा। दादू को मतलब दादू की कहानी हमारे देश के लाखों आदिवासियों की कहानी से मिलती जुलती है। इस समुदाय के हाशियाकरण के बारे में आप इसे मतलब इस अध्याय में और भी विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि दादू की तरह यहाँ पे सिर्फ एक कहानी बताई गई है, लेकिन आपको पता होगा कि ज़्यादातर आदिवासी लोग जंगल में ही रहते हैं, ठीक है। मतलब वहीं आसपास रहते हैं क्योंकि उनको वहाँ से खेती वगैरह करनी होती है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं आदिवासी समुदाय के ही जो कि आज हाशिए पे खड़े हैं, यानी कि उनको ये सारी सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है, ये सारी कंडीशंस उनके ऊपर आ रही हैं। वो लोग किसी भी कदर से अपना कहीं भी इधर उधर करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक आदिवासी की बात नहीं हो रही, पूरे आदिवासी समुदाय की बात हो रही है। और आप में से भी जो भी होंगे उनको पता होगा कि क्या कैसी कंडीशन होती है। यहाँ तक हम लोग यूपीएससी करने की सोच रहे हैं, यहाँ तक कि वो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, पढ़ने का कोई सोर्स ही नहीं होता। आज वो यहाँ है, कल वहाँ है, मतलब आज यहाँ रह रहे हैं, कल उनका ठिकाना नहीं, कहाँ रहेंगे। तो यहाँ पे स्कूल कॉलेज की तो बात ही छोड़ दीजिए कि वो पढ़ेंगे लिखेंगे कुछ और करेंगे, तो यहाँ पे बिल्कुल ही ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। अब हम कल बात करेंगे यहाँ पे आदिवासी कौन लोग हैं। तो यहाँ पे समझेंगे कि हम आदिवासी तो रट रहे हैं, तो ये आदिवासी कौन लोग हैं इनके बारे में डिटेल से पूरा हमारे लेसन में ही समझाया गया है। सो आई होप कि ये जो मैंने बात बताई आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, और ये भी समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना चाहिए। हमेशा थोड़ा इनोवेशन करते रहा करिए कि यदि ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो ये सिर्फ किताब में नहीं लिखी गई हैं, ये हमारी रियल लाइफ में हो रही हैं, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, आप अपने आसपास, जो मैंने अभी अपनी घटना बताई, आप भी अपने आसपास महसूस कीजिए कि कभी आपके पहले जब आप बचपन में थे तब कैसी कंडीशन थी, और आज आप देखेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखती हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां दिखती हैं, लेकिन पेड़ पौधे बहुत कम ही दिखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वो सब ये ऐसा क्यों हो रहा, और हम कहते हैं हमारे ओजोन परत में छेद हो गया, कोविड-19 आया तो कहीं ना कहीं भला हुआ उसका, ठीक है, कि हमारे इन्वायरमेंट को, यानी हमारी जो धरती है, हालांकि हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, बहुत ही बुरा ये जो समय चल रहा है वो है, लेकिन किसी के लिए तो अच्छा, हर एक बुराई के पीछे तो अच्छाई होती है, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे भी एक अच्छाई है कि कोविड-19 की वजह से ही हमारा इन्वायरमेंट काफ़ी शुद्ध हो चुका था। जहाँ दिल्ली में धुआं दिखता था वहाँ आज स्वच्छ दिखता है, ठीक है। यानी कि हम यदि दिल्ली से राजस्थान देखना चाहें तो देख सकते, लेकिन पहले नहीं देख सकते थे, क्योंकि इतना ज़्यादा आप देखते रहे होंगे, इतना ज़्यादा वो धुआं निकलता था, वो धुआं नहीं था, प्रदूषण था,
कि हम ये सोचे किसी ने धुआं लगा, मतलब आग जला दी, उससे धुआं निकल रहा है, वो धुआं नहीं था। रियल में ये जो भी हमारे बाइक हैं और ये कार हैं, कंपनियां हैं, उनका सबका प्रदूषण निकल रहा था। तो इतनी बुरी कंडीशन है। और सिटी में तो आपको और ज़्यादा कहीं भी पेड़ पौधे देखने को नहीं मिलेंगे। रोड के किनारे भी आर्टिफिशियल पेड़ पौधे लगाए जाते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ तक देखा है कि एक बार क्या था, मतलब शिवराज जी को आना था, यहाँ के जो एमपी के मुख्यमंत्री हैं उनको आना था, ठीक है। अब जब हम लोग कॉलेज जाते हैं तो जब सुबह टाइम देखते हैं तो रोड में जो था छोटे छोटे पेड़ लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं थे और उनकी बढ़िया कटिंग वगैरह थी। और जब हम लोग शाम को कॉलेज से रिटर्न आते हैं तो अप डाउन करते थे, घर से डेली आते जाते थे, जब वहाँ पे शाम को हम लोग देखते हैं तो भाई वो तो पेड़, मतलब इतने बड़े बड़े पेड़ अच्छे खासे तैयार खड़े थे रोड के किनारे किनारे। अब वहाँ पे तो देख के अचंभा हो रहा था कि इतना ज़्यादा, मतलब कितना जल्दी ये पेड़ जो थे वो ग्रो कर गए। हालांकि वो जो नीचे छोटे छोटे पेड़ थे वो दिख रहे थे अलग से ही, लेकिन ये पेड़ बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे कि अभी अभी लगाए गए हैं। एकदम से ऐसे लग रहा था बहुत जन्मों से लगे हुए हैं। और अच्छे खासे बड़े बड़े जो पौधे थे रोड के किनारे किनारे दिख रहे थे यार, इतना गजब का लग रहा था। यानी पूरा सीधा आर्टिफिशियल तैयार कर दिया गया। ऐसे ऐसे तो है। और बस वही था, थोड़ा तो दूसरे दिन जाके देखे वो पेड़ और सब गायब थे, वही छोटे छोटे पेड़ लगे हुए थे। फिर दूसरे दिन तो यहाँ पे ऐसी कंडीशंस लोग करते हैं, दिखावटी करते हैं और फिर कहते हैं हमारी सरकार ऐसी नहीं कर रही, हमारी सरकार वैसी नहीं कर रही। ये वो दुनिया भरे का जो भी लेक्चर दे सकते हैं हम लोग देते हैं, खुद को नहीं देखते कभी भी, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।